नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं तमन्ना महाजन और आप देख रहे हैं वेकअप जिंदगी। और सुबह की शुरुआत करेंगे गाजियाबाद की उस खबर के साथ जिसने आज सुबह सुबह ही गाजियाबाद के लोनी इलाके में हड़कंप मचा दिया। जी हां, गाजियाबाद के लोनी इलाके में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक 2 मंजिला मकान मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये दर्दनाक हादसा लोनी इलाके के राहत एनक्लेव में उस वक्त हुआ जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे सभी लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। हादसे की वजह मकान के निर्माण का काफी कमजोर होना बताया जा रहा है। तो जब मकान गिरा तो पता नहीं चला जी, तब में निकाला हमने तो पूर्ण निकले। अच्छा। मौत के मुंह में से निकल गया है, इतना बता जी। 2 मंजिला मकान है, वह अल्लाह की किस्मत है, बच गए, न बचने की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मतलब हम घर में थे और जैसे हम बाहर को निकले तो एकदम से नीचे से जैसे सिला भी थी ना ये, तो वो दीवार नीचे को बैठती चली गई और फिर मतलब ऊपर का सारा ढेर हो गया। नीचे अंदर जो मेहमान थे, जो रहने वाले थे, वो सारे के सारे अंदर दब गए। तो गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। ये सभी लोग एक ही परिवार के थे और लोनी के राहत एनक्लेव इलाके की ये घटना है। कहा जा रहा है कि इस इमारत को काफ़ी कमज़ोर थी और काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, जिस कारण ये ढह गई और सोमवार देर रात की ये पूरी घटना है। सब लोग उस मकान के अंदर सो रहे थे, गहरी नींद में थे और आधी रात को ये इमारत ढह गई। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि 5 इसमें घायल भी हुए हैं। तो लोनी के राहत एनक्लेव इलाके की ये पूरी घटना। और हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। चंदन, आपसे तमाम अपडेट और पूरी खबर जानना चाहेंगे। देखिए, रात के करीब 12 बजे का मामला है, जिस समय पूरा परिवार जो है वो सो रहा था। लोनी के टावर तालाब इलाके का ये मामला है, जहाँ पे एनक्लेव में ये घर था, जो कि 2 मंजिला इमारत है। और इमारत जो है वो रात को क्योंकि कमजोर बनी हुई थी, बताया ये जा रहा है कि कमजोर बनने की वजह से इमारत जो है वो गिरी है। 2 मंजिला इमारत गिर गई और क्योंकि मौका नहीं मिला, रात का समय था, परिवार पूरा सो रहा था और उसी समय ये घटना हुई है। मकान गिरने की वजह से उसमें जो महिलाएं हैं वो दब गई, जिसकी मौत तुरंत मौत हो गई। इसके साथ साथ क्योंकि जो सामान था, जो 2 मंजिला इमारत गिरी थी, उसके बहने से जो कहा था उसमें मासूम बच्चे जो हैं वो दब गए थे, जिनमें से बच्चों की भी 3 बच्चों की मौत हो गई थी। यानी कुल मिलाकर 5 मौत हो गई, जबकि 5 लोग दिल्ली की जीटीबी अस्पताल में एडमिट कराए गए हैं। 2 लोगों की हालत अब भी सीरियस बनी है। तो काफी मामला जो है वो रात की वजह से होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन देरी से मिलने की वजह से जो है वो इतनी बड़ी घटना में जो मौतों की संख्या, जो मासूम बच्चों की मौत हुई है, उसमें कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन अगर जल्दी हो जाता, क्योंकि काफी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है, कस्बा टाइप का ये इलाका है लोनी, और उसमें किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन की उपकरण जाने के लिए रास्ते जो है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से देर होती है। जी तमन्ना। जी चंदन, आपसे जानना चाहेंगे घायलों की स्थिति अब कैसी बताई जा रही है? जी देखिए तमन्ना, इस तरीके से बताया, घायलों को दिल्ली के जीटीबी में एडमिट कराया गया, जिनमें से 2 लोगों की हालत जो है वो अभी सीरियस बताई जा रही है। अभी भी 5 लोग जीवन मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन 2 लोगों की हालत जो है वो काफी सीरियस है। डॉक्टर जो है वो उपचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रशासन के आला अधिकारी भी हॉस्पिटल पर मौजूद है। जी तमन्ना। चलिए चंदन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी में मचे घमासान की। समाजवादी पार्टी में सियासी घमासान के बीच मुलायम सिंह यादव अब अपने बेटे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर मुलायम होते नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी में जारी जंग पर विराम लगाने की कोशिश करते हुए मुलायम सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। मुलायम ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में विवाद नहीं है और सपा के लिए अखिलेश ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी एक है और वो अखिलेश के लिए राज्य भर में प्रचार करेंगे। मुलायम की माने तो समाजवादी पार्टी में बिखराव का सवाल ही नहीं उठता है। मुलायम के इस ताजा बयान को अखिलेश के सामने दूसरे गुट का सरेंडर माना जा रहा है। मुलायम के इस ताजा रुख के बाद समाजवादी पार्टी में सुलह का होना अब तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज मुलायम सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुलायम सुलह का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलायम के बयान के बाद अखिलेश भी अपना रुख साफ करेंगे और आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे।
और हम आपको एक बार फिर से बता दें कि अब हो सकता है कि ये जो सियासी घमासान सपा के बीच में चल रहा है वो थम जाए और एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में सुलह हो और फिर से सपा पार्टी एक हो जाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुलायम सिंह यादव इस बात का ऐलान भी कर सकते हैं कि सपा में सब कुछ सही है। हालांकि अपने बयान में वो ये चीज़ कह चुके हैं कि किसी तरह का कोई बिखराव नहीं है सपा में और वो अखिलेश यादव के लिए राज्य भर में प्रचार करेंगे और अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। तो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका औपचारिक ऐलान जो है मुलायम सिंह यादव कर सकते हैं कि सपा एकजुट है और सपा में किसी तरह का बिखराव नहीं है, ना रिश्तों में कोई खटास आई है और ना ही राजनीतिक तौर पर किसी तरह की कोई मनमुटाव की बात है। और हो सकता है कि अगर मुलायम सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुलह के संकेत देते हैं तो अखिलेश यादव का अगला रिएक्शन देखने वाला होगा। खुर्रम निजामी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे आज क्या एक्शन हो सकता है लखनऊ में? देखिए, एक्शन का तो बहुत दिनों से इंतजार है तमन्ना, और जिस तरीके कल देर रात मुलायम सिंह यादव ने ये बयान दिया है कि सब कुछ ठीक है पार्टी में कोई टूट नहीं है, पार्टी सब एका है और अखिलेश यादव ही सीएम फेस होंगे, तो ये बताता है कि अब मुलायम सिंह यादव अखिलेश के लिए थोड़ा बहुत मुलायम हो गए हैं। और आज उम्मीद की जा रही है कि शायद आज ज्वाइंट पीसी हो या फिर मुलायम और अखिलेश की ज्वाइंट पीसी हो, क्योंकि जब तक ज्वाइंट पीसी नहीं होगी तब तक ये माना नहीं जा सकता सब कुछ सही है। लेकिन साथ में ये भी बताना पड़ेगा दोनों नेताओं को कि आखिर विवाद की वजह क्या थी। दूसरी जो अहम विवाद की जड़ है वो ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव। इस पर भी स्थिति साफ करनी होगी और अगर क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं कि अगर कोई एक शख्स झुकता है या पीछे हटता है तो हार उसकी मानी जाएगी। लेकिन पार्टी का ही देखा जाए तो हो सकता है कि दोनों नेता इसको बहुत दरकिनार कर दे और ये माने कि पार्टी अगर बढ़ेगी तो हम भी बढ़ेंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो सीज फायर होता हुआ नहीं दिख रहा था वो सीज फायर हो गया है और ना सिर्फ सीज फायर हुआ बल्कि विवाद भी खत्म हो गया है। क्योंकि अगर ये मैसेज नहीं जाता है नीचे तक कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, सारे नेता एक हैं, तब तक पार्टी जो है पूरे ठीक तरीके से चुनाव में नहीं जा पाएगी और एक बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर अखिलेश और मुलायम अलग अलग चुनाव में जाते तो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन अगर ये तय नहीं कर पाता है कि सिंबल किसके पास जाएगा तो स्वाभाविक है कि इस दोनों को अलग अलग सिंबल मिलेगा। तो सिंबल लेकर आप चुनाव प्रचार में कैसे उतरेंगे? जो आपके प्रत्याशी हैं, जाहिर सी बात अगर 403 प्रत्याशी अखिलेश यादव के हैं तो उतने ही प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव के भी होंगे। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां मुलायम के प्रत्याशी हों, अखिलेश के प्रत्याशी हों, वहां जाहिर सी बात है आपको वर्टिकल डिवीजन देखने को मिलेगा। एक सपा का खेमा मुलायम के प्रत्याशी को प्रमोट कर रहा होगा तो दूसरा खेमा अखिलेश के प्रत्याशी के लिए कैंपेन कर रहा होगा। तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति होगी, टकराव की स्थिति पैदा होगी, वो साफ देखी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव एक पुराने नेता हैं, उनको मालूम है कि अगर इस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे तो हार के सिवा और आत्मग्लानि के सिवा और कुछ हाथ में नहीं आएगा। वही अखिलेश को भी मालूम है कि अगर वो पार्टी, क्योंकि हमेशा से कहते आए हैं कि पार्टी उनकी है, तो आखिर जब आप मानते हैं पार्टी आपकी है तो आप पार्टी के लिए थोड़ी सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर रहे हैं? मुलायम के सामने भी यही बात बनती है, सेक्रीफाइस या फिर एक ऐसा फोरम बनाइए जहां पर दोनों एक साथ खड़े हो सके और विवाद का साया भी वहां पर ना हो। तो हो सकता है कि आज ऐसी स्थिति देखने को मिले, हो सकता है कि आपको आज ज्वाइंट पीसी अखिलेश और मुलायम की देखने को मिले। क्योंकि अगर ज्वाइंट पीसी नहीं होती है, दोनों अलग अलग नेता अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर बयान देंगे तो विवाद खत्म नहीं, एक सीज फायर जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो बेहतर स्थिति यही है कि अखिलेश और मुलायम साथ में बैठे, साथ में पीसी करें और सारे सवालों का जवाब दे। विवाद क्या थे वो क्लियर करें, विवाद कैसे सुलझा वो भी क्लियर करें, किस नेता को बाहर करने की जिद थी, किस नेता को अंदर करने की जिद थी, ये भी देखें। और खास डेवलपमेंट जो हमको सूत्रों द्वारा मिल रहा वो ये है कि मुलायम सिंह यादव ने चिट्ठी लिख दी है राज्यसभा को कि जो राम गोपाल यादव की जो उनके पास जो पद है राज्यसभा में और जो उनकी सदस्यता है उसको लेकर भी चिट्ठी लिखी। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि स्थितियां और भी साफ होगी या यूं कह सकते हैं बिगड़ेगी। लेकिन अगर आज ज्वाइंट पीसी होती तो जाहिर सी बात है कि स्थितियां संभल भी सकती है। तमन्ना। और चुनाव आयोग अब क्या एक्शन लेगा, क्योंकि दोनों गुटों का मामला चुनाव आयोग के पास है? देखिए, चुनाव आयोग ने कल तक दोनों से जवाब मांगे थे, दोनों ने जवाब दिया है। अब उनको देखिए क्वासी जुडिशियल सिस्टम है, उस तरीके से वहाँ पूरी प्रक्रिया चलती है वहाँ इलेक्शन कमीशन में।
दोनों अपना पक्ष रखेंगे, दोनों ने पक्ष रख दिया है। अब इस पर वो देखेगी कि दोनों पक्षों में दम किसका है, किसका पक्ष मजबूत है, किसका पक्ष कमजोर है। तो जाहिर सी बात है कि वो टाइम लेगी, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। अगर दोनों लोग नहीं समझते हैं, दोनों लोग मामले को नहीं सुलझाते हैं, यानी कि अखिलेश और मुलायम खेमा नहीं सुलझाता है, तो बड़ी संभावना है कि सिंबल सीज हो जाए। और अगर सिंबल सीज होगा तो आप चुनाव में कैसे उतरेंगे, चुनाव में कैसे जाएंगे, क्योंकि आप एक एक प्रत्याशी को ये कैसे आम जनता को समझाएंगे कि कल तक जो साइकिल सिंबल होता था वो आज साइकिल ना होकर कोई और सिंबल है। तो एक कंफ्यूजन की स्थिति होगी। जाहिर सी बात है दोनों पक्ष कमजोर होंगे। अगर दोनों पक्ष अलग अलग जाते हैं तो ताकत बटेगी। जब ताकत बटेगी तो फायदा विपक्ष उठाएगा। विपक्ष कौन ज्यादा फायदा उठाता है वो एक अलग सा मुद्दा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो कमजोरी होगी वो साफ तौर पे दिखेगी। जो कन्फ्यूजन होगा वो कैडर में कन्फ्यूजन दिखेगा और टॉप टू बॉटम जाएगा। यानी कि अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़े तो आपकी हार निश्चित है और आप जो 2017 को जीते का ख्वाब संजोए हुए वो बिखरना लाजमी होगा। तमन्ना। और खुर्रम, अगर सुलह हो जाती है तो रामगोपाल यादव का क्या होगा? अखिलेश उन पर भी कोई फैसला ले सकते हैं फिर से? ये अखिलेश यादव को फैसला लेना है कि रामगोपाल की स्थिति क्या बनती है इस सुलह के बाद, अगर आज ऐसी कोई स्थिति बनती है तो। लेकिन फिलहाल रामगोपाल मजबूती से अखिलेश के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और अखिलेश भी मजबूती से रामगोपाल के साथ फिलहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि आखिर क्या वजह है कि रामगोपाल को लेकर के बाप बेटा आमने सामने हो गए। ये देखने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी दोनों के लिए कि एक शख्स के लिए आप पार्टी को ना बर्बाद करिए। अगर एक शख्स को ना करके आप पार्टी बचा सकते हैं, रामगोपाल अंदर होंगे या बाहर होंगे ये बाद में भी तय हो सकता है, लेकिन जो फौरी तौर पर देखा जाए जो सबसे बड़ी स्थिति है वो ये है कि आप पार्टी कैसे बचाते हैं। ये मुलायम सामने भी एक चुनौती बन चुकी है, अखिलेश यादव के सामने भी चुनौती बन चुकी है। दोनों ये कहते हैं कि पार्टी उनकी और पार्टी का विकास, पार्टी को कैसे आगे ले जाए, इस पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनने है उसको देखकर तो नहीं लगता है कि दोनों उस स्थिति पे काम कर रहे हैं और ये उस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी, आगे कैसे जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों को एक कदम पीछे करना पड़ेगा। दोनों को अपने अलग अलग जो विपक्षी के तौर पे आमने सामने आ गए अखिलेश और मुलायम को ये समझना होगा कि अखिलेश क्यों कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, और वहीं अखिलेश को समझना पड़ेगा मुलायम ये बात क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, आखिर उसका बेस क्या है, दोनों को समझना पड़ेगा। अगर जब तक दोनों नहीं समझेंगे, दोनों ये बात नहीं मानेंगे कि पार्टी की वजह से वो दोनों हैं, उनकी वजह से पार्टी नहीं है, तब तक हालात न सुधरेंगे न संभलेंगे और विकट स्थिति होती जाएगी। तो बिल्कुल स्थिति साफ है कि अब दोनों को समझ में शायद आ चुका है कि अगर अलग अलग जाएंगे तो ताकत बटेगी, कैडर बटेगा तो पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है पार्टी को बचाने के लिए अब दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, अपनी अपनी जिद छोड़नी होगी दोनों को और समझना पड़ेगा कि अगर कोई बात कह रहा है तो क्यों कह रहा है और अगर जस्टिफाइड है तो उसको मानने में इतराज क्या है। आखिर पार्टी की बात है, क्योंकि घर बिखरेगा, पार्टी उनके लिए घर है और अगर घर बिखरेगा तो जाहिर सी बात है जो आम कार्यकर्ता होंगे वो किधर जाएंगे वो तय नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजन की स्थिति होगी और चुनाव में वो तीसरे और चौथे। बिल्कुल खुर्रम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ और अगली खबर पर आपसे जुड़ेंगे। लखनऊ पहुंचते ही मुलायम सिंह एक बार फिर से अखिलेश यादव के लिए मुलायम हो गए हैं। उन्होंने बेटे अखिलेश को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताया। इससे पहले दिन में उन्होंने चुनाव आयोग जाकर साइकिल के सिंबल के लिए अपने समर्थकों की सूची सौंपी थी। कभी गरम कभी नरम का ये सियासी दाव राजनीति के जानकारों के हर कयास पर भारी पड़ रहा दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या राज है मुलायम सिंह के इस पैंतरे का। जानने के लिए देखते हैं समाजवादी पार्टी की सिंहासन बत्तीसी। लखनऊ के 5 विक्रमादित्य मार्ग पर मुलायम सिंह यादव का आवास। अब सबको भरोसा होता जा रहा है कि इस आवास में जरूर कोई करिश्मा है, इसलिए लखनऊ पहुंचते ही नेताजी के बोल मुलायम हो जाते हैं। वहीं जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो सियासी पहलवान बन जाते हैं। चुनाव आयोग में मिलने दिल्ली पहुंचे मुलायम का लहजा सख्त और तेवर तल्ख नजर आया। उन्होंने अखिलेश का गुस्सा रामगोपाल पर उतार दिया। हमारी पार्टी में जो थोड़ा बहुत मतभेद है, ज्यादा नहीं है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। एक ही व्यक्ति है जो मतभेद कराने की साजिश कर रहा है। सर मतभेद हम अपने जाते ही ठीक कर लेंगे। नेताजी ने ये बयान शिवपाल और अमर सिंह की मौजूदगी में दिया। इससे पहले भी पत्रकारों से अकेले में बात करते हुए मुलायम सिंह ने कहा था कि अखिलेश तो मेरा बेटा है, उसे मार थोड़े ही डालेंगे। लेकिन अमर सिंह के पहुंचते ही चुनाव आयोग में अपना दावा पेश करने के मुद्दे पर बात करने लगे। सिंबल का दावा पेश कर लौटने के बाद मान लिया गया कि सियासी अखाड़े के उस्ताद ने बेटे पर तो भी पछाड़ लगा दिया। लेकिन लखनऊ पहुंचते ही
नेताजी कुछ बदले बदले से नजर आने लगे। न पार्टी टूटी है न टूटेगी, और पहला ही है कि जो मुख्यमंत्री के बारे में कहा जा रहा है, इसे मैंने कहा अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होगा। सिंहासन बत्तीसी में पहली कहानी राजा भोज की है। एक चरवाहा एक टीले पर खड़ा होकर न्याय देता है और उतरने पर चरवाही की बातें करता है। राजा भोज टीला खुदवाते हैं और वहाँ मिला सिंहासन ले आते हैं। अब सबको यकीन हो चला है कि विक्रमादित्य का सिंहासन लखनऊ में गड़ा है। नेताजी यहाँ कहते हैं कि सियासत से बेटा बड़ा है। दबे मुंह लोग ये भी कहने लगे हैं कि दिल्ली दरबार में जरूर कोई तिलिस्म बड़ा है। जब जब नेताजी दिल्ली पहुँचे, अमर प्रेम का काला जादू चढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और उधर कांग्रेस ने कहा है कि अगर सुलह हो गई तो अच्छी बात है। और आने वाले चुनाव के जो है वो हमारे सीएम कैंडिडेट अखिलेश यादव भी होंगे, किस हिसाब से? जो कुछ भी कहा उन्होंने, मैं भी सुन रहा हूँ। अच्छी बात है अगर कोई चीज सुलझ जाए, पर इस पर कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकती है? ये समाजवादी पार्टी के अंदर का विवाद है, उन्हें ही तय करना है, उन्हें ही सुलझाना है। हम तो सिर्फ उसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसे हम पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का आंतरिक विवाद मानते हैं। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा और कहा कि सपा के शासन में प्रदेश में बदहाली आती है, जबकि बीजेपी की सरकार बनने पर प्रदेश में खुशहाली आएगी। देखिए, सपा और बसपा ये गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार की प्रतीक है। अगर सपा बसपा नहीं होती तो उत्तर प्रदेश में न गुंडागर्दी होती, न भ्रष्टाचार होता, न घोटाले होते। उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त विकास की ओर ले जाना है, गुंडागर्दी से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर दुरुस्त हो, ऐसी कानून व्यवस्था जो वास्तव में उत्तर प्रदेश में सुशासन दे सके, वो भाजपा दे सकती है, भाजपा देगी। और वहीं सपा में मुलायम सिंह यादव और पुत्र अखिलेश यादव के बीच वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई जारी है और पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर दोनों गुट अपने अपने दावे कर रहे हैं। इन सबके बीच यूपी चुनावों को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर असर पड़ता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान को लेकर जितना भ्रम उसके समर्थकों में है, उतनी ही दिक्कत कांग्रेस को भी महसूस हो रही है। अखिलेश गुट के साथ चुनावी गठबंधन को लेकर कांग्रेस पशोपेश में है। कांग्रेस में एक धड़े का मानना है कि बिना साइकिल चुनाव चिन्ह के अखिलेश यादव के साथ किसी भी तरह का चुनावी तालमेल ठीक नहीं होगा। कांग्रेस के रणनीतिकार चाहते हैं कि चुनाव चिन्ह साइकिल अखिलेश गुट के पास ही रहे। ऐसा होने पर समाजवादी पार्टी से जुड़े समर्थकों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा अगर चुनाव आयोग पार्टी साइकिल चुनाव चिन्ह को मुलायम गुट को देना चाहता है, तो उस हालत में चुनाव चिन्ह साइकिल का जब्त होना ही ज्यादा बेहतर होगा। जो एक चयन की प्रक्रिया है प्रत्याशियों की, वो हमने खत्म की है। बाकी पार्टियों को भी चाहिए, जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कहती हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर वाकई उनको लगता है कि बीजेपी को रोकना है देश हित में, प्रदेश हित में, तो उनको एकजुट होना चाहिए। माना जा रहा है कि कांग्रेस और अखिलेश गुट के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। सीटों के विभाजन को लेकर अपनाई गई प्रक्रिया के तहत सपा और कांग्रेस अपनी जीती हुई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि ऐसी सीट जहां पिछले विधानसभा चुनावों में सपा या कांग्रेस में से जो भी दल दूसरे नंबर पर था, उसे फिर उस सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। हालांकि उन सीटों पर मुलायम गुट भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगा और ऐसे में कांग्रेस अखिलेश गठबंधन को नुकसान हो सकता है। इन सबके बीच खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने यूपी में बीएसपी से भी गठबंधन के रास्ते खोल रखे हैं। पिछले अनुभवों को देखते हुए कुछ कांग्रेस नेता सपा के बजाय बीएसपी को तरजीह देने के पक्ष में हैं। दरअसल कांग्रेस को तो गठबंधन की जरूरत है ही, लेकिन सपा और बीएसपी को भी ये समझ रहे हैं कि यूपी के रण में बीजेपी की मजबूत चुनौती का जवाब गठबंधन से ही दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता खुरम निजामी। खुरम, अब क्या कांग्रेस और सपा का बात बन सकती है, और अगर बात बनेगी तो कैसी बात बनेगी? देखिए, अभी तक की कंफ्यूजन की स्थिति ये है और अभी तक की मौजूद भी है, अभी तक की क्या कहें अभी भी है, वो ये है कि वो किसके साथ जाएं, मुलायम के साथ जाएं या अखिलेश के साथ जाएं। कांग्रेस बात को लेकर कंफ्यूजन में। शीला दीक्षित का बयान आया कि अगर अखिलेश ने समझौते कि अखिलेश ने अलायंस की बात करी है और दो सीएम फेस नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है अखिलेश ही सीएम फेस होंगे।
और हालांकि शीला दीक्षित इस बात को नकार चुकी थी। बाद में उन्होंने कहा था, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। गौरतलब है कि शीला दीक्षित जो है कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार है, सीएम चेहरा है, सीएम फेस है। लेकिन जो स्थिति बनती जा रही कांग्रेस के सामने वो ये आती जा रही है कि अगर इसी तरीके से विवाद चलता रहा, समाजवादी पार्टी के अंदर विवाद चलता रहा कि कौन की दो खेमा एक साथ होगा कि नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है देरी होगी कांग्रेस पार्टी को। तो एक थोड़ा ये भी कह रहा है कि इस स्थिति में आप बसपा के साथ जाइए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी समाजवादी पार्टी के साथ है, तो उसका फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिल सकता है। साइकिल की जो हाथ की मजबूरी ये है कि वो हाथी पर हाथ रख के हाथी के साथ जाए या फिर साइकिल के साथ जाए, यानी कि हाथ किसके साथ जाएगा ये भी देखना है। जो माइनॉरिटी वोट बैंक है वो देख रहा है कि कांग्रेस किधर मूव करेगा, या बसपा के साथ जाए या साइकिल के साथ जाए, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट करना उनकी टेंडेंसी बन चुकी है। और एक बार फिर उस टेंडेंसी को देखा जा सकता है कि टेंडेंसी एक बार फिर वैसे अडॉप्ट की जाए। तो जो कांग्रेस को वो इस समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नेता कौन है, मुलायम है कि अखिलेश है। अगर ये स्थिति संभल जाती है, सुलझ जाती है समाजवादी पार्टी में, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए भी स्थिति आसान हो जाएगी और उनको फिर ये चुनना नहीं पड़ेगा कि वो किसके साथ जा रहा है, मुलायम के साथ या अखिलेश के साथ, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन की स्थिति है। एक खेमा कह रहा है कांग्रेस का कि आप चलिए अखिलेश के साथ, तो दूसरा धड़ा कह रहा है आप चलिए मुलायम के साथ, तो तीसरा धड़ा ये कह रहा है कि आप चलिए बसपा के साथ। यानी कि जो आलाकमान है कांग्रेस का वो समझ नहीं पा रहा है कि वो जाए किसके साथ, अखिलेश के साथ जाए, मुलायम के साथ जाए या मायावती के साथ जाए। ये स्थिति अभी भी बदस्तूर है और अगर विवाद सुलझ जाता तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के साथ जाए या बसपा के साथ जाए, तब उनके पास दो ऑप्शन बचेंगे। लेकिन जो कांग्रेस के साथ असल दिक्कत है वो ये नहीं है किसके साथ जाए, उनका असल दिक्कत ये है कि वो किस तरीके से अपनी स्थिति को बेहतर करे। जो मार्जिनल फोर्स बन चुकी है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, वो कैसे एक मेजर फोर्स बनाया जाए, उस पर उनकी लगातार चिंतन मंथन चलता रहता है। आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण को जीतने के लिए कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। आज इसी कड़ी में कांग्रेस की शिक्षा सुरक्षा स्वाभिमान यात्रा संपन्न होगी। ये यात्रा प्रदेश के लगभग 66 जिलों के गांव और कस्बों में होते हुए आज राजधानी लखनऊ पहुंचेगी। इस यात्रा का समापन समारोह कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में होगा और इस मौके पर राज बब्बर और शीला दीक्षित के साथ कई कांग्रेसी दिग्गज नेता भी मौजूद होंगे। और एक बार फिर से रुक करते हैं, खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। खुर्रम, पिछले 28 सालों से अपनी सत्ता खो चुकी एक बार फिर से कांग्रेस यूपी में अपना नाम बनाना चाहेगी। ऐसे में तमाम कोशिशें हो रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे आज कौन कौन से प्लान्स हैं और जिस तरह से ये यात्रा इन्होंने संपन्न की है, इसमें कौन कौन से बड़े नाम मौजूद थे, शामिल थे? देखिए, जब भी चुनाव आता है तो हर राजनीतिक पार्टी की यात्राएं शुरू हो जाती हैं। तो कांग्रेस की भी एक यात्रा का समापन हो रहा है। 66 जिलों की यात्रा करके लौटी है शिक्षा सुरक्षा स्वाभिमान यात्रा, वो आज खत्म हो रही है, उसका समापन है और इसको समारोह तरह मना रही है कांग्रेस पार्टी। राज बब्बर होंगे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, शीला दीक्षित होंगे जो सीएम फेस हैं कांग्रेस पार्टी की, वो सब यहाँ मौजूद होंगे और मंथन इस पर भी होगा क्या किया जाए। आज जो स्थिति बन रही है वो बहुत मेजर डेवलपमेंट आज आप देख सकते हैं। एक मेजर डेवलपमेंट ये होने की उम्मीद है कि जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है अखिलेश और मुलायम की। दूसरी बड़ी स्थिति ये हो सकती है, डेवलपमेंट ये हो सकता है, मेजर डेवलपमेंट, कि कांग्रेस तय कर ले कि उसको जाना किसके साथ है। लेकिन कांग्रेस के सामने जो बड़ी विकट स्थिति वो ये है कि जो नारा लेकर चले थे वो उन्हीं पर सटीक बैठ रहा है। 27 साल यूपी बेहाल, और अब वो नारा बदल चुका है कि 27 साल कांग्रेस अभी भी बेहाल परेशान। तो आम जनता ये कहने लगे कि कांग्रेस का कुछ हो नहीं सकता। तो जो ये बात की जाती है कि जो नुक्कड़ पे चर्चा में अगर आप गायब हो जाएं तो जाहिर सी बात है फिर आका प्रदेश में कुछ हो नहीं सकता है। वही स्थिति कांग्रेस की है, वो नुक्कड़ से चर्चा से गायब हो चुकी है। वो छोटे जो चाय के खोमचे हो रहे हैं वहां पे चर्चा में नहीं आती है। राहुल गांधी ने कोशिश करी, थोड़ा कामयाब हुए, लेकिन फिर वो गायब हो गए। तो कांग्रेस के सामने दिक्कत इसी बात की है कि वो किस तरीके से अपने आप को जो छोटी छोटी चौपाल सजती है चुनाव के वक्त, उसमें अपने को चर्चा में कैसे वापस लाए। क्योंकि अगर आप चर्चा में होंगे तभी आपके बारे में एक राय कायम की जाएगी और आपको वोट मिलने की संभावना बढ़ सकती है। तो कांग्रेस उसी को लेकर लामबंद हो रही है कि किसी तरीके से उस चर्चा में वापस आ जाए। वो अभी तक की वापस आ नहीं पा रही है। कांग्रेस सामने बड़ी दिक्कत यही है। दूसरी जो बड़ी दिक्कत कांग्रेस सामने ये है कि गठबंधन वो किसके साथ करे। चुनाव आ चुका है, चुनाव की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, पहले फेज का चुनाव बेहद करीब है, लेकिन फिर भी अभी तक की अलायंस आप किसके साथ करेंगे तय नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अलायंस करेंगे, आप प्री पोल अलायंस अगर आप करते हैं, पोस्ट पोल करते हैं कोई दिक्कत नहीं, प्री पोल अलायंस करते हैं तो जाहिर सी बात है सीट का बंटवारे पे बात होगी, कौन कहाँ लड़ेगा, कौन कहाँ छोड़ेगा, कौन कैसे कहाँ कैंपेन करेगा, ये सब बातें तय होती हैं।
उसके लिए भी वक्त चाहिए होता है। तो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। तो कांग्रेस का आज मेजर डेवलपमेंट आप ये दे सकते हैं कि शायद आज कांग्रेस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल कांग्रेस 28 साल बाद अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन यूपी में तलाश रही है। और इसी बीच बीजेपी की चुनाव समिति में जगह नहीं मिलने से कभी मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार माने जा रहे योगी आदित्यनाथ नाराज चल रहे हैं। हालांकि मीडिया से बात करते हुए आदित्यनाथ ने ऐसी किसी अटकलों का खंडन किया है। की बैठक के बाद फिर मैं यहाँ गोरखपुर आया हूँ, यहाँ मैं आपके सामने बैठा हूँ। हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में हैं, चर्चा तो कुछ भी आती है। आप प्रचार समिति में प्रदेश संगठन के लोग रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोगों को जहां काम करना हो वहां काम करेंगे। और उत्तराखंड में भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उधर केंद्र की 5 राज्यों के चुनावों से पहले आम बजट लाने की तैयारी है, जिसका कांग्रेस विरोध भी कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र से कुछ फंड्स की मांग की है, जिनकी राज्य सरकार के मुताबिक केंद्र से पहले भी सिफारिश की जा चुकी है। साथ ही हरीश रावत ने बीजेपी पर चुनाव आयोग पर दबाव बनाने और चुनाव के दौरान गलत तरीके अपनाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी से माफी की मांग की है। चुनाव की रणभेरी बजते ही हर राजनीतिक तर्कश से ब्रह्मास्त्र साधे जा रही हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस द्वंद में दो हाथ आजमा रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र के द्वारा आम बजट पेश किए जाने के दौरान राज्य के भी कुछ व्यय को शामिल करने की बात कही। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि केंद्र के पास कई मदों का हजारों करोड़ रुपए बकाया है, जिसकी वजह से राज्य में विकास की कई योजनाएं अधूरी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनावी वार करना नहीं भूले। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार राज्य निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि एक गलत परंपरा है और बीजेपी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और सबको निंदा करनी चाहिए और भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री रावत ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने 2 पूर्व विधायकों को प्रायोजित किया है, जिनका काम डमी उम्मीदवार खड़े कराकर या किसी और तरीके से कांग्रेस का वोट काटना है। उन्होंने कहा कि इनका दाम 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक रखा गया है। प्रायोजित वोट कटुए, वोट काटने वाले चुनाव मैदान में उतारे जा रहे और मेरी ऑथेंटिक जानकारी है कि 2 एक्स एमएलएज को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से वोट काटने वालों को खड़ा करें और ऐसे वोट काटने वालों को भाजपा ने उसके लिए अलग से पैसा यहाँ अपने अपने राज्य इकाइयों को दिया है, जिसमें उत्तराखंड की राज्य इकाई भी है। वहीं बीजेपी हरीश रावत के इन आरोपों को निराधार बताते हुए उल्टा हरीश रावत को ही घेरती नजर आई। ऐसा करना कांग्रेस का चरित्र रहा है, कांग्रेस का इतिहास रहा है और मुख्य रूप से हरीश रावत जी इस बातों को कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इन बातों में कोई सच्चाई है। हरीश रावत जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हरीश रावत जी का राजनीतिक इतिहास यह बताता रहा है कि उन्होंने स्वयं कांग्रेस पार्टी में 2002 में, 2007 में, 2012 में बागी उम्मीदवार खड़ा करने का उन्होंने इतिहास बनाया है। चुनाव नजदीक है और आरोप प्रत्यारोप के दौर राजनीतिक रवायत पिछली सरकार के कामकाज का हिसाब प्रदेश के सामने रहा है और मौजूदा सरकार के भी सारे काम, आरोप, अंदरूनी अलगाव भी सबके सामने है। अब रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए जनता किस काम के लिए किसको कितने नंबर देती है या किसके कितने नंबर काटती है, यह फैसला 15 जनवरी को ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। अनंत त्यागी, एपीएन, देहरादून। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना का ऑपरेशन पूरा हो गया है और सेना के ऑपरेशन में एक आतंकी भी ढेर हो गया है। तो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना का ऑपरेशन पूरा, सेना के ऑपरेशन में एक आतंकी के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में तैनात बीएसएफ के एक जवान का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ये जवान सीमा पर मुश्किल हालात में ड्यूटी करने का अनुभव बता रहा है। जवान खास तौर पर बड़े अफसरों से नाराज दिखता है। वो कहता है कि जवानों को ठीक से खाना नहीं मिलता, कई बार तो जवानों को भूखा भी सोना पड़ता है। इस जवान का नाम तेज बहादुर यादव है। हालांकि उसकी तैनाती किस पोस्ट या सेक्टर में है ये साफ नहीं हो पाया। खुलासे के बाद बीएसएफ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रिपोर्ट तलब की है। गृह सचिव से कहा
कि वो बीएसएफ के फौरन रिपोर्ट तलब करें और वायरल वीडियो में जवान पीएम से जांच करवाने और सैनिकों की दिक्कतों को खत्म करने की भी गुजारिश करता नजर आ रहा है। सभी देशवासियों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। देशवासियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं बीएसएफ 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल का जवान, जो कि हम लोग सुबह 6 बजे से शाम को इस बर्फ़ के अंदर 5 बजे तक कंटिन्यू 11 घंटे ड्यूटी, वो भी स्टैंडिंग खड़े होकर करते हैं। कितना भी बर्फ़ हो, कितना भी बारिश हो, तूफान हो, यही हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे का दृश्य शायद आप लोग देख रहे हों, फोटो में शायद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हमारी क्या सिचुएशन है ना ये कोई मीडिया दिखाता है, ना कोई मिनिस्टर सुनता है, कोई भी सरकारें। हमारी हालात वही दरबत्तर हैं। मैं आपको इसके बाद 3 वीडियो भेजूंगा, जिसके मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश की मीडिया को, नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते हैं। हम किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकार हर चीज़, हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता इन हालातों में। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा, जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है, जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इसकी जांच करवाओ। दोस्तों, ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूँ या ना रहूँ, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हो। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, पूरा शेयर करें, ताकि हर मीडिया आके यहाँ जांच करे, देखे कि किन हालातों में जवान है। और वहीं 8वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का शुभारंभ आज से होगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 13 जनवरी तक आयोजित इस समिट में प्रधानमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस बार इस समारोह में 35 ग्लोबल सीईओ, 23 इंडियन सीईओ, पुर्तगाल और सर्बिया के प्रधानमंत्री, कीनिया और रवांडा के प्रेसिडेंट के अलावा फ्रांस, जापान, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इनके साथ 25 से लेकर 200 लोगों तक का डेलीगेशन भी होगा। और कांग्रेस ने सोमवार को चुनाव आयोग से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर हटाए जाने की मांग की है। कांग्रेस सचिव और कानून एवं मानवाधिकार विभाग के प्रमुख केसी मित्तल ने चुनाव आयोग को लिखी शिकायत में इसे लेकर बड़ी आपत्ति दर्ज की है। कांग्रेस की शिकायत में कहा गया है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल पंपों समेत सभी सार्वजनिक स्थलों पर लगे सरकारी पोस्टर से नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाई जाए। कांग्रेस ने तेल कंपनियों द्वारा घरेलू गैस वितरण पहल के पोस्टर्स में मोदी की तस्वीर की मौजूदगी पर रोष जाहिर किया है। मित्तल ने कहा कि चुनाव आयोग को ऐसे पोस्टर हटाने का आदेश देने चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में होने वाले चुनावों के चलते लगे आदर्श आचार संहिता के दौरान इसकी इजाजत नहीं है। मित्तल के मुताबिक प्रधानमंत्री की तस्वीरों के साथ केंद्र सरकार की होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स किसी भी चुनावी राज्य में नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। और प्रधानमंत्री कार्यालय को ये जानकारी नहीं है कि नोटबंदी का फैसला लेने से पहले किस किस अधिकारी से सलाह ली गई थी। एक आरटीआई के जरिए ये जानकारी मिली है। पीएमओ ने उस सवाल का जवाब देने से भी इनकार कर दिया, जिसमें पूछा गया कि अचानक ऐसा निर्णय लेने को लेकर मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्री की क्या राय थी। पीएमओ के अनुसार ये प्रश्न आरटीआई कानून की परिभाषा के तहत नहीं आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को खत्म करने का ऐलान किया था। आरटीआई आवेदक ने यह भी जानकारी मांगी थी कि नोटबंदी की घोषणा से पहले इस मुद्दे को लेकर पीएमओ ने क्या कोई बैठक बुलाई थी।
और लखनऊ में एक बार फिर से नशे में कार सवार का सड़क पर तांडव देखने को मिला। इस बार कोई नशे में धुत कोई पुरुष नहीं है बल्कि एक महिला है। मामला हजरतगंज के जोपलिंग रोड का है। यहां ब्लैक होंडा सिटी कार सवार नशे में धुत महिला ने कई लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स की गंभीर हालत में सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान मौके से ही महिला और उसके पुरुष साथी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। 2 दिन पहले ही हजरतगंज में नशे में धुत कार सवार युवकों ने सड़क पर सो रहे 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। मैं मस्जिद से घर जा रहा था डालीबाग। अचानक सामने एक लेडीज कार चला रही थी, नशे में थी बहुत। पहले फल वाले को टक्कर मारा, फल सारे उसके गिर गए। फिर दूसरे एक को टक्कर मारा। अब इतने में मुझे आकर के फिर आमने सामने से मार दिया। और नोटबंदी से जहां आम जनता परेशान है, वहीं बदमाश भी नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े जुर्म को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। मथुरा में बाहर के व्यापारी को बुलाकर बंधक बनाने और छोड़ने की एवज में बदमाश पेटीएम और अन्य कैशलेस तरीकों से फिरौती लेने से नहीं चूक रहे हैं। इंदौर के व्यापारियों को अपहरण के बाद फिरौती पेटीएम से लेकर छोड़ने के वारदात के बाद अब एक बार फिर से इस गैंग के सदस्य ने अब कर्नाटक और फरीदाबाद के व्यापारियों को अपना शिकार बनाया है। टटलू गैंग के नाम से कुख्यात हो चुका ये गैंग अब कैशलेस तरीके का उपयोग कर रहा है और पुलिस है कि जांच की बात कह जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। इस गैंग का ताजा शिकार कर्नाटक का चावल व्यापारी और फरीदाबाद का एक व्यापारी हुआ है, जिसे सस्ते चावल के नाम पर लूट का शिकार बनाया गया। मथुरा पहुंचने पर बदमाशों ने व्यापारियों को अगवा कर लिया। व्यापारी को छोड़ने के लिए करीब 2 लाख रुपए RTGS करवाया, तो वहीं कुछ रकम पेटीएम के जरिए भी ली गई। इसके साथ साथ व्यापारियों के पास मौजूद कैश और कीमती सामान भी लूट लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी की कैशलेस मुहिम को भले ही लोग अभी अपनाने से चूक रहे हों, लेकिन बदमाश इस तकनीक को बखूबी इस्तेमाल करने लगे हैं। और हमीरपुर और कानपुर की सीमा पर बसा सजेती थाने का लहरी मऊ गांव 2 महीने से किसानों का अखाड़ा बना हुआ है। यहां नवेली पावर प्लांट में अधिग्रहित जमीन के 4 गुना मुआवजा की मांग को लेकर 8 गांव के किसान डटे हुए हैं। नाराज किसानों ने बीते दिन विरोध करते हुए पीएम मोदी और सीएम अखिलेश का सांकेतिक रूप से 13वीं की रस्म अदा कर दी और एक भोज का भी आयोजन किया, जिसमें हजारों की तादाद में किसान शामिल हुए। लगातार 2 महीने से अपनी मांगों को लेकर अड़े ये 8 गांव के किसान अब आगामी चुनाव को देखते हुए चुनाव बहिष्कार करने का मन बना चुके हैं। किसान यहाँ 4 साल से है जो परेशान है और भूखमरी की कगार पर है जो यहाँ के किसान आ चुके हैं। तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी की है जो यहाँ पर हम लोगों ने है जो आज है जो इस समय है जो 13वीं है जो मना रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए है जो उनको ये पूजन है जो कर रहे हैं। और आज उनकी 13वीं भी है। 6 तारीख को है जो उनका है जो मृत्यु हो गया था नरेंद्र मोदी जी का और अखिलेश जी का और सजेती दरोगा, क्योंकि हमारे ऊपर इन लोगों ने है जो मुकदमे है जो 3 मुकदमे लगाए हैं और हम लोगों ने मुआवजा मांगा किसानों ने, तो किसानों के ऊपर यहाँ पर आकर के लाठियां चलाई। और बात करते हैं रांची में मौजूद संवाददाता रफी सामी से। जी रफी, आज कौन सी झारखंड की अहम खबरें हैं? जी, अगर झारखंड की खबरों की बात करें, महत्वपूर्ण खबरों की बात करें, तो आज झारखंड मंत्री परिषद की बैठक है प्रोजेक्ट भवन सभागार में। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बैठक होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर मोहर लगने की संभावना है। जैसा कि आगामी 17 जनवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है, उससे पहले मंत्री परिषद की ये आज की बैठक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि कई अहम फैसले पर सरकार की मंत्री परिषद की मोहर लगेगी और उसे अमली जामा पहनाया जाएगा। मंत्री परिषद की बैठक है, पूरी तैयारी हो चुकी है और शाम 3 साढ़े 3 बजे प्रोजेक्ट भवन सभागार में मंत्री परिषद कैबिनेट की बैठक होनी है। वहीं अगर हम दूसरी बड़ी खबरों की बात करें, तो जैसा कि झारखंड विकास मोर्चा, झारखंड की जो क्षेत्रीय पार्टी है, उनके 6 विधायक विगत दिनों पहले अचानक झारखंड विकास मोर्चा छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन 6 विधायक दल बदल मामले में आज झारखंड विधानसभा के कोर्ट में खुली इजलास में सुनवाई होनी है। पिछले कई महीनों से हम कह सकते हैं कि इस मामले को लेकर के सुनवाई विधानसभा के अध्यक्ष के कोर्ट में चल रही है और लगातार झारखंड विकास मोर्चा ये प्रयास कर रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि जो विधायक
ने झारखंड विकास मोर्चा छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए हैं उस पर कड़ी कार्रवाई हो और उनकी विधायकी समाप्त हो। लगातार जेवीएम की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है और लगातार इसकी सुनवाई भी हो रही है। हालांकि अभी तक जो निष्कर्ष होता है वो निकल करके नहीं आया है। लगातार चाहे विधानसभा अध्यक्ष की तमाम झारखंड की खबरों से रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रुक करेंगे मुंबई का, जहां पर कल से 28वें सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह की खासियत यह है कि सप्ताह में मुंबई पुलिस कर्मचारी और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मदद से सभी लोगों को ट्रैफिक के नियमों के विषय में विशेष जानकारी देंगे। इस साल के सड़क सुरक्षा सप्ताह का मोटो है सेफ्टी इज गेनफुल, एक्सीडेंट इज पेनफुल। इस कार्यक्रम की शुरुआत अमिताभ बच्चन के हाथों से हुई और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कुशल पाटिल से। कुशल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आयोजित हुआ ये पूरा कार्यक्रम और क्या कुछ हुआ? मुंबई में शुरुआत हुई है 28वें रास्ता सुरक्षा सप्ताह की। इस सप्ताह का इनॉग्रेशन किया गया अमिताभ बच्चन के शुभ हाथों द्वारा और इस सप्ताह में इस इनॉग्रेशन में श्री दत्त पडसलगीकर ने भी पार्ट लिया, जो कि मुंबई के पुलिस आयुक्त है। इस इनॉग्रेशन में बेसिकली एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया जिसमें बताया गया कि किस तरह से मुंबई के रोड सुरक्षा का इस वक्त मेंटेनेंस किया जा रहा है। 4700 कैमरास लगाए हुए हैं, सीसीटीवी कैमरास हर जगह पे और सिग्नल्स पे ई चलन द्वारा लोगों को दंड भरने का प्रस्ताव रखा गया है। जैसे कि अब कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उन्हें एक एसएमएस द्वारा कंट्रोल सेंटर से एक एसएमएस जाएगा जिससे पता चलेगा कि उन्हें किस चीज़ के लिए दंड लग रहा है, क्योंकि जो नंबर प्लेट है वो इस कैमरा में कैप्चर होगा और उस नंबर प्लेट से लोगों को पता चलेगा, उसका एक फ़ोटो लिया जाएगा, स्क्रीनशॉट लिया जाएगा और वो स्क्रीनशॉट एसएमएस द्वारा एक लिंक भेजा जाएगा जिससे लोगों को पता चलता है कि उन्होंने किस जगह पे कौन से नियम का उल्लंघन किया है। इसका एक ई चलन बनेगा और लोगों को इसका दंड किसी पुलिस अफसर के हाथ नहीं देना होगा। ये या तो वोडाफोन या एयरटेल के रिचार्ज सेंटर पर जा सकते हैं, कस्टमर सेंटर पर जा सकते हैं, सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं और भर सकते हैं। इसका गैलरी में जाके भर सकते हैं इन मोबाइल ऑपरेटर्स के, नहीं तो फिर इन्हें एक MTP नामक ऐप है, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ऐप, इस ऐप के द्वारा डिजिटल पेमेंट करना पड़ेगा। यह मुंबई पुलिस का पहला कदम है डिजिटल और कैशलेस पेमेंट की तरफ, जिसमें वो या तो कार्ड स्वाइप मशीन POS मशीन से कार्ड स्वाइप करके अपना पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर किसी अन्य तरह से ई पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट में भी इनका ये इसलिए इन्होंने योगदान दिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से चला जाए। उन्हें लगता है कि अगर कोई घूस लेने में या भ्रष्टाचार में कोई पकड़ा गया, कोई पुलिस अफसर जिसको ज़्यादा पैसा लेने में या किसी दंड से ज़्यादा अधिक पैसे लेते हुए देखा गया, तो उस समय पर वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने यह ऐप निकाला है जिसमें वो ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे, जिसमें पुलिस अफसर के साथ उन्हें कुछ लेना देना नहीं होगा। और कुछ नए मशीन्स भी आए जैसे ब्रेथ एनालाइजर, वेइंग मशीन, जिससे कहीं कुछ ट्रक्स या ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो ओवरवेट होते हैं, तो इन व्हीकल्स का भी ध्यान रखा जाएगा कि ये अगर वजन से ज़्यादा लेके जा रहे हैं सामान तो उन्हें उस वक्त बुक किया जाएगा। और अब ट्रैफिक जो लाइसेंस निकालने की प्रक्रिया है ये भी ऑनलाइन हो रही है। चलिए कुशल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी के तीसरे दिन भी लोगों का खुमार कम नहीं हुआ है। ऊंचे क्षेत्रों में बर्फ से लकदक हुई पहाड़ियों में प्रकृति प्रेमी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। सोमवार को भी कसार देवी में जिन स्थानों पर बर्फबारी हुई थी वहां पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने इसका जमकर आनंद उठाया। और दुनिया के मोस्ट हैंडसम पुरुषों की सूची में बॉलीवुड के सुपर स्मार्ट हीरो ऋतिक रोशन, आज उनका जन्मदिन है। आज सुपरस्टार ऋतिक रोशन का 43वां जन्मदिन है। आधी रात से ही ऋतिक रोशन की शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। ऋतिक के घर के बाहर सुबह से ही उनके फैंस जुट गए। और देश के 5 राज्यों में चुनाव बिगुल बज गया है। नेता वादों का पिटारा लिए जनता के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। पार्टियां अपना अपना दावा जनता के सामने रख रही हैं। एक बार फिर से जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता किसे चुनती है, किसे अपना कीमती वोट देती है, किसे वोट की चोट देकर सिरमौर बनाती है, किसे कंगाल बनाएगी। ABN जनता का नब्ज टटोलने के लिए जनता के बीच पहुंचकर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर क्या चाहती है जनता।
और चुनाव नजदीक है, ऐसे में जनता का मूड जानने के लिए एपीएन की टीम पहुंची है दादरी के अछेजा गांव। क्या कहती है जनता, सुनिए आप भी। आज पहुंच चुका है दादरी के अछेजा गांव में। अछेजा गांव में किस तरह की दिक्कतें हैं, कितनी समस्याएं हैं, ये जानने के लिए आज हम सीधे जुड़ेंगे प्रधान जी से। प्रधान जी, आपसे हम जानना यहाँ पर चाहेंगे कि अछेजा गांव की मूल समस्या क्या है, दिक्कतें क्या है। विधायक जी ने हमारे यहाँ काम तो कराए हैं, लेकिन काम कराने के बाद में कुछ प्राधिकरण ने भी काम कराए हैं हमारे यहाँ पे, और प्राधिकरण के काम करने के बाद भी फिर भी गाँव में बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। उसके बाद में जो हमारे सरकारी स्कूल हैं यहाँ बने हुए हैं गांव में, 3 प्राइमरी, 1 हायर सेकेंडरी स्कूल है, उनकी हालत जर्जर है। टीचर्स टाइम पे नहीं आते। साथ यहाँ पर कुछ लोग भी और जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, समझना चाहेंगे। ये विधायक साहब जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बिजली की समस्या उन्होंने ठीक कराई है, तो भी क्यों यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त नहीं है? जब से प्राधिकरण ने दिए गाँव उसमें अपने अंडर में लिए हैं, जब से बहुत समस्या है। जब से प्रधानी खत्म हुई है कोई सुनता ही नहीं है। अपने आप में जो काम थे करें अच्छे, रोड भी बनवाया गांव में, बिजली की समस्या काफी अच्छी। रास्ते की अगर हम बात करें तो वो तो सही नहीं है। नहीं, रास्ते सही हैं, अथॉरिटी ने काम किया है, विधायक जी ने, सतवीर गुर्जर ने बहुत अच्छा काम किया है। जातिवाद के आधार पर वोट करते हैं या फिर विकास के नाम पर? हम विकास के नाम पे वोट करते हैं, जातिवाद के नाम पे हम कभी वोट नहीं करते। हम जो लोग हमारे पास आके विकास, हमारा कोई MP हो, हमने ये सोचा था कि बीजेपी हमारा विकास करेगा, तो हमने जातिवाद को अलग हटा के और बीजेपी को वोट दिया। लेकिन आपने बताया कि सतवीर सिंह जी से ज्यादा काम अगर किसी ने किया था तो वो है नवाब सिंह नागर जी ने। तो जब नवाब सिंह नागर जी ने किया था तो 10 साल उन्होंने काम किया, उसके बाद क्यों हटा दिया? और क्या इस बार अगर वो आते हैं, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक पता नहीं खोला है अपना कि वो कहां से उतार रहे हैं किसे, तो अगर वो आते हैं तो वो जीतेंगे इस बार, माने? अगर नवाब सिंह नागर और सतवीर जी दोनों अपनी अपनी पार्टी से होते हैं तो बिल्कुल बराबर कांटे की टक्कर होगी। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही बढ़िया आदमी हैं। पर हमारे यहाँ का MP जो है महेश शर्मा जी, वो बिल्कुल हमारे यहाँ कभी आए नहीं, कभी देखा नहीं क्या हो रहा है, रोड बना है नहीं बना है, पब्लिक क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। उन्होंने आज तक हमारे यहाँ आके कुछ नहीं, पक्षपात करते हैं, जातिवाद करते हैं, वो जातिवाद करते हैं। तो यहाँ पर जातिवाद फैलाने का आरोप बीजेपी पर लग रहा है और डॉक्टर महेश शर्मा से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं कि हमने वोट जरूर दिया था, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे गांव की हालत है उसे देखने कोई नहीं पहुंच पा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि देखना है कि अछेजा गांव में सरकार बनेगी किसके। वैसे BSP की लहर ज्यादा देखने को मिल रही है, सतवीर जी पे ज्यादा भरोसा दिखाया जा रहा है। कैमरा पर्सन मैनुअल के साथ किरण सिंह, अछेजा गांव। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए APN।